हेलो स्टूडेंट, सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश गुप्ता। इससे आज मैं आपको बताऊंगा वैद्युत फ्लक्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल बताया था और जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था और आज मैं आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, ये सारी चीजें और इसके बाद इससे संबंधित है आपका गॉस का नियम और ये गाउस के नियम के बारे में आपको। ठीक है, चलिए अब हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको अगर परिभाषित किया जाए तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर आप इस कोई आवेश है, आवेश के कारण हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा की, वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, और ये भी हमने बताया था कि आप जो है किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको आप संख्या में असंख्य खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको बताया था वैद्युत रेखा घनत्व के बारे में, घनत्व के बारे में। ठीक है, अब हम बात करें हम एक तल की बात करते हैं। कोई एक तल ले लें, वो तल कैसा भी हो सकता है, कोई फ्रेम के रूप में एक तल हो सकता है या कोई वृत्त के रूप में आपका एक तल अगर हम ले लें तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर हमने एक वृत्त के रूप में ही एक तल ले लिया, इस तल से होकर कुछ जो है आपकी ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो आप बात करें कि इस निश्चित क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात अगर हम करते हैं तो वो कितनी हो सकती हैं और किन किन बातों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को समझने के लिए अगर हम एक फ्रेम की बात करें, फ्रेम को यहाँ पर हम ले लें, ऐसे एक फ्रेम है। अगर इस फ्रेम से होकर अगर हम एक बहते हुए जल की कल्पना करें, ऐसे करके पानी आता जल बह रहा है। ठीक है, अब फ्रेम को हम सामने से रख दें, सामने से रखने के पश्चात हम देखेंगे कि उस फ्रेम से होकर गुजरने वाले जल की मात्रा की जरा हम बात कर लें, वो मात्रा किन किन बातों पे डिपेंड करेंगे। तो आप देखेंगे यदि फ्रेम को आप सीधा इस तरीके से रख रहे हैं और जल इधर से इधर की तरफ बह रहा है, यानी फ्रेम का जो तल है वो जो है तल, ये वाला तल, ये तल जो है इसके बहाव के अभिलंबवत है। तो इस कंडीशन में आप जनरली देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकली है कि इस कंडीशन में आपको यहाँ से निकलने वाला जल क्या होगा, मैक्सिमम होगा या अधिकतम होगा। अब देखिए आप इस फ्रेम के ओरिएंटेशन को आप बदले, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है इस तरीके से उसकी स्थिति को, स्थिति आप ऐसे बदल सकते हैं, ओरिएंटेशन आप इसको इधर से इधर घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, तो इसकी स्थिति बदलेगी। ठीक है, जब स्थिति बदलेगी तो इससे होकर गुजरने वाले जल की मात्रा जो है में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्थिति बिल्कुल इसी चीज को, कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उस तल पर जिस तल की हम बात कर रहे थे, जिस तल से होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए इसकी स्थिति को ऐसे बदल सकते हैं, इस तरीके से रखा, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं या ऐसे झुका सकते हैं। झुकाएंगे तब भी बदलेगा और जो रोटेट करेंगे तब भी यहाँ से गुजरने वाला जो जल होगा उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा। सेम थिंग तो जिस चीज को दिमाग का हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि यहाँ हम बात कर रहे थे इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें। ठीक है, तो हम देखेंगे तो यदि हम तल को इस तरीके से ले रहे हैं, यानी जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है अगर ये इस तल के अभिलंबवत अगर गुजर रही है तो ठीक है, तो इस कंडीशन में जब ये इसके अभिलंबवत है हमारा ये वाला तल, इस वैद्युत जो भी क्षेत्र रेखा है, तो इस समय इससे गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखा होगी उसकी संख्या सबसे अधिकतम होगी। अब इसकी स्थिति को या तो इसको ऐसे रोटेट करें या इंक्लाइन करें, इस कंडीशन में देखेंगे कि इससे होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होना शुरू हो जाएगा, कमी, लैग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब हम देख रहे हैं कि अब एक चीज और, अगर हम ये जो हमारा तल है इस तल को अगर हम कम या अधिक करें, ठीक है, तब भी जो है यहाँ से गुजरने वाले जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा है उनकी संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, ये स्थिति आपने पकड़ ली। अब आपने देखा कि इसी तल से होकर अगर हम बात करें कि वैद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं वो जो है दो बातों पे डिपेंड करेंगे। नंबर पहली बात कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र रेखा घनत्व है वो कितना है,
जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यहाँ पर जो है प्रति एकांक आवेश में लगने वाला बल है, और तीव्रता जितना अधिक होगी और उस तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए आप वैद्युत क्षेत्र रेखा का उपयोग किए थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस तल से होकर गुजरने के लिए या गुजरने वाले जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है एक ई पर डिपेंड कर रही है, यानी यहाँ का जो घनत्व है यहाँ से गुजरने वाले वैद्युत पर रेखाओं की संख्या को हम ऐसे कह सकते हैं एक ई है जो यहाँ से प्रभावित होगी। दूसरा, यहाँ का क्षेत्रफल, क्यों, ये वाला जो तल है ये भी प्रभावित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी जो लगेगा तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो जो है किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, यहाँ के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ के क्षेत्रफल, ठीक है, और किस तरीके से डिपेंड कर रही है। अब आप देखें कि अगर आप इंक्लाइन कर रहे हैं तो इंक्लाइन करने के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है, इससे पास होने वाली, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि इस वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, पहले अगर हम इसको जो है परिभाषित करने की बात करें तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी तल से के अभिलंबवत, ये हमारा तल है ऐसे करके, इस किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसी की माप को कहते हैं यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम देखते हैं पाई ई। पाई ई होता क्या है, अगर किसी आप एक तल को अध्ययन करें, उस तल को जो है किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत जो है रखे गए तल से होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप ही कहलाती है इस तल से होकर निर्दिष्ट गुजरने वाला फ्लक्स, जिसे हम आई से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा जो गुजरेगी यहाँ की किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले कि यहाँ पर जो है इनका घनत्व क्या है, वैद्युत रेखाओं की संख्या का जो है घनत्व क्या है, जिसे हम कहते हैं ई, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो यहाँ के वैद्युत क्षेत्र पर, दूसरा इसका जो तल है उसके क्षेत्रफल, क्योंकि आप जब इस तरीके से इस तल को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो तल चूंकि आप जो क्षेत्रफल है वो सदिश राशि है, उसकी दिशा कैसी होती है, बिल्कुल उस तल के अभिलंबवत। क्लास 11th में आपको बताया गया होगा सदिशों के सदिश गुणन के बारे में, ठीक है, और ये भी बताया गया होगा कि कहीं पर अगर दो सदिश ए और बी हैं, इनके बीच का कोण यदि थीटा है, यदि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए और बी, तो जो ए और बी होता है अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक नई राशि सदिश सी को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये जो सी होता है ये एक ऐसा जो सदिश होता है कि जिसका परिमाण जो होता है दोनों सदिशों के कारण कटे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और इसकी दिशा जो होती है इन दोनों के अभिलंबवत होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम के अनुसार ए क्रॉस बी। मतलब ये कि जो दो सदिशों का आप जब भी सदिश गुणन करेंगे वो कैसी राशि होता है, सदिश राशि। तो यहाँ पर ए और बी का जब आपने पूरा किया तो इन्होंने क्या दिया, दोनों सदिशों ने मिलकर क्या दिया, दोनों सदिशों से कटा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये जो सी होता है उसका परिमाण जो है इसी क्षेत्रफल के बराबर होता है और इसकी दिशा अभिलंबवत। मतलब है कि अगर क्षेत्रफल को अगर हम सदिश रूप में लें तो सदिश रूप में बिल्कुल ले सकते हैं जिसकी दिशा कैसे होगी, उस तल के अभिलंबवत, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अब यहाँ पर अगर हम इस तल की बात करें इसकी दिशा कैसे होगी, इस तल के अभिलंबवत या तो बाहर की तरफ या तो अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर जो तल है अगर तल को इस तरीके से ले तो इसकी दिशा कैसे होगी, अभिलंबवत और बाहर की तरफ, ठीक है। अब बाहर की तरफ होने के कारण अगर हम देख सकते हैं कि जब हम अब यहाँ पर बात करें जो फ्लक्स होता है वो इस वैद्युत क्षेत्र ई पर डिपेंड करेगा यहाँ के और इस तल के क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम इसके ओरिएंटेशन को अगर हम जो है बदल रहे हैं या इसके एंगल को अगर हम यहाँ से बदल रहे हैं, इसको हमने ऐसे कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी, इसके तल के अभिलंब, और जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा उसकी दिशा कहाँ हो गई, यहाँ, ठीक है।
अब यहाँ से बात करें, अगर इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है, ठीक है, अब चलिए, अब ये तो थीटा हमने ले लिया, अब हम ऐसे ऐसे इसको घुमाते घुमाते बिल्कुल ऐसे करते, पहले ऐसे था, घुमाते घुमाते यहाँ, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार हमारा था कि किसी तल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई इस तल के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो क्या इसका तल का अभिलंब ये होगा वैद्युत क्षेत्र, तो इस दिशा में, तो क्या इसके तल के अभिलंबवत कोई आपका वैद्युत बल रेखा गुजरेगी? नहीं। तो इस समय जब इस तल आप ऐसे करते हैं इस तरीके से, या यूं कर सकते हैं कि ये जो तल है ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो जब समांतर हो जाएगा या इस तरीके से, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? यहाँ। अब ये कोण जो है यहाँ पर हो जाएगा आपको 90 डिग्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको एक की दिशा हो गई, ये आपके क्षेत्रफल वेक्टर एक की दिशा हो गई, या कहीं पर आपको यस या डीएस करके नाम दिया होगा। तो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में जब तक इस तरीके से हो जाए तो इसके तल की अभिलंबवत कोई भी आपका जो है वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो इस कंडीशन में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या हो जाएगी? 0। ठीक। तो इसका मतलब कि इस क्षेत्रफल पर भी डिपेंड कर रहा है और इस वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के कोण पर भी डिपेंड कर रहा है गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और यहाँ की तीव्रता। ठीक है। अब जो है, अब देखेंगे कि जब थीटा का मान 90 अंश है तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? 0। ठीक है। अब जब यहाँ पे पहले कंडीशन पर आएंगे तो इस कंडीशन में जो थीटा होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री का ये मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों की दिशा में होंगे एक ही दिशा में, ई और ए दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो जिस समय ई और ए दोनों एक ही दिशा में, उस समय गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है। तो अगर ई और क्षेत्रफल वेक्टर का अगर हम करें डॉट गुणन, क्षेत्रफल वेक्टर और ये क्षेत्रफल वेक्टर और आपका वैद्युत क्षेत्र, यदि दोनों का आप डॉट गुणन करते हैं तो वो डॉट गुणन जो है क्लियर और स्पष्ट बताएगा कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आपको फ्लक्स वहां से कितना आएगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वहां के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वहां के क्षेत्रफल जो हो गए, क्षेत्रफल को डीए या डीएस से आप नाम दे सकते हैं। चाहे सिर्फ यहाँ पर अगर आप ए लिखें तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो किसी तल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स वहां के वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बना। ठीक है। अब इसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, पाई बी इक्वल टू होगा, डॉट डॉट करेंगे, इन दोनों के बीच का कोण यदि थीटा है तो ये होगा ई डॉट ए cos थीटा। इस तरीके से हम चाहें तो किसी तल से होकर गुजरने वाले आपके वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप अर्थात फ्लक्स को निकाल सकते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और यहाँ के क्षेत्रफल वेक्टर के साथ या गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को एक नई राशि के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे कहेंगे फ्लक्स। और इसे ऐसे लिखेंगे पाई बी इक्वल टू ई डॉट ए, और इसका डॉट गुणन करने के पश्चात ये होगा यहाँ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का मात्रा, और जिसे हम कहते हैं फ्लक्स। ठीक है। तो चलिए ये तो हुआ फ्लक्स के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है वैद्युत क्षेत्र को किसी एक निश्चित तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के रूप में एक नई क्वांटिटी या एक नई राशि द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या है? वैद्युत फ्लक्स। और जिसे जो है मात्रा में हम इस तरीके से चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई बी इक्वल टू ई डॉट ए या पाई बी इक्वल टू ई cos थीटा। ठीक है। चलिए, जब इस फ्लक्स की बात हो गई कि फ्लक्स आपका जो है इन बातों पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम इस फ्लक्स को और कैलकुलेट करना चाहें तो और आसानी से इस रूप में किसी तल से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो एक साधारण और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस से जो टॉपिक है वो है आपका गाउस का नियम। ठीक है। क्योंकि गाउस का नियम जो है वो एक किसी तल से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स को कैलकुलेट करने का बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट साधन है। ठीक है। तो अब हम अगले पॉइंट में आपको बात करेंगे गाउस के नियम के बारे में। ठीक है। चलिए, देखिएगा ये फ्लक्स एक मात्रा है, परिमाण है, इसलिए ये आपका अदिश राशि होगा। क्योंकि जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन कैसा होता है? अदिश राशि। तो ये फ्लक्स कैसी राशि बनती है?
आदेश राशि। इसका आप मात्रक भी लिखेंगे तो फ्लक्स का मात्रक भी यहाँ पर होगा ई का मात्रक इंटू में ए क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। ये आपको देगा ये फ्लक्स का मात्रक। इसकी बीमा भी आप क्या ले सकते हैं, ई की बीमा और क्षेत्रफल की बीमा लिखेंगे तो इसकी बीमा बन जाएगी फ्लक्स की बीमा, ठीक है। चलिए अब आपको अगला पॉइंट हम बताते हैं आपको गॉस के नियम के बारे में, जो आपको सिलेबस से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानता है। गॉस का नियम, अभी गॉस का नियम है क्या? अभी हमने कहा कि फ्लक्स के बारे में बताया। फ्लक्स कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपली इजी साधन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए पहले मैं इनके स्टेटमेंट, जो गॉस नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना ये सूत्र या नियम दिया था, पहले मैं उनके स्टेटमेंट की बात करता हूँ। उनका स्टेटमेंट या कथन क्या है? उनका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई आवेश यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है तो इसके कारण किसी एक तल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की बात करते हैं। वही हमने कहा कि फ्लक्स की बात हम बार बार कर रहे हैं कि किसी तल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम कहीं पर एक आवेश ले लें, उस आवेश के कारण यदि हम किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो उस पृष्ठ से हम काम क्या करें, इस आवेश को परिबद्ध कर दें, ठीक है। वो जैसा भी पृष्ठ हो, वो इरेगुलर शेप, उससे मतलब शेप किस टाइप का है, ठीक है। लेकिन उनके कथन में ये आपका स्पष्ट था कि जिस भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उस पृष्ठ से ये आवेश क्या होना चाहिए, परिबद्ध या उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अंदर होने का ये मतलब कि समझिए कि वो पृष्ठ आपका 3D में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यानी वो ये आवेश जो है इसी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध होना चाहिए। अगर इससे ये परिबद्ध आवेश है, ठीक है। अब देखिए आवेश आपको इस तरीके से आवेश यहाँ पर परिबद्ध है मात्रा में, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या या फ्लक्स होगा पाई भी लिखते हैं, वह जो है इससे जो आवेश नेट आवेश परिबद्ध होंगे, नेट आवेश का 1/0 गुना। ये क्या है, इस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश, परिबद्ध का मतलब इससे अंदर बता हुआ, ठीक है। और ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर जो भी माध्यम होगा उस माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो है पृष्ठ से परिबद्ध जितने भी नेट आवेश होगा उसका एप्सिलॉन 0 गुना होगा। ये एक सिंपल रूप था गॉस के नियम, ठीक है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा कि किसी बद्ध पृष्ठ से, वो पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, आप उस पृष्ठ को काल्पनिक ले सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पे आवेश है, हमें यहाँ निकाला है कि यहाँ से इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का क्या करेंगे, इस ऐसे होता होगा पहले किसी तरीके से इसे आवेश को परिबद्ध करेंगे। तो आवेश जब जिस पृष्ठ से परिबद्ध हो गया उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/0 गुना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो इनका स्टेटमेंट हो गया। इसको उन्होंने प्रूव कैसे किया था? प्रूव करने के लिए जो आपका फ्लक्स की परिभाषा थी उसी का उपयोग किया गया था, ठीक है। जो फ्लक्स की परिभाषा थी उसी का उपयोग किया गया था गॉस के नियम को प्रूव करने के लिए। अब चलिए फ्लक्स की जो आपको परिभाषा थी, अभी हमने कहा कि किसी फ्लक्स होता है पाई यू, कैसे होता है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ए, यानी ये कहें वैद्युत क्षेत्र वहां के क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है, ठीक है। देखिए इस फ्लक्स को एक प्रकार से और आप परिभाषित कर सकते हैं। वो परिभाषा आपकी इस प्रकार से है, जो अगर आप परिभाषा लिखने चाहें कि परिभाषा, अगर फ्लक्स की परिभाषा कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसको परिभाषा के रूप में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ, कोई हमारा ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर जो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये एक इसकी परिभाषा है। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अभिलंबवत
वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। देखिए पृष्ठीय समाकलन को लिखने के लिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इस पूरे पृष्ठ पर एक स्मॉल क्षेत्रफल dA या ds सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस पृष्ठ पर उसके बीच का कोण यदि थीटा है तो वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a e डॉट d इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी पृष्ठ पर पृष्ठ के अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र का जो है पृष्ठीय समाकलन, हम इस तरीके से इसको परिभाषा के रूप में प्लस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बात करें कि ये हमने dA दिया है, अगर हम मान लें कि ये तो दिया कि छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अब बात करें कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, अगर हम किसी कंडीशन में हम ऐसा ले लें कि ये हमारा E और dA दोनों एक ही दिशा में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये पृष्ठ और ये दोनों जो इस प्रकार से है कि दोनों की दिशा एक ही में है, एक ही दिशा में क्या होगा, गुजरने वाला फ्लक्स फाई b क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a e into dA और cos यहाँ पर होगा 0, cos समान a। अब देखिएगा ये अगर हम मान लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह एक समान है तो ये आपका फाई b कैसे हो जाएगा, e into इंटीग्रेशन ऑफ a e। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मतलब अब कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ पर है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करेगा, ये तो आपका एक समान हो गया, बस ये आपका dA। मतलब ये कि अगर हम मान लें कि सभी जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान है और ये छोटे छोटे पार्ट dA से बना हुआ है तो ये इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ d, मतलब ये कि सभी dA को क्या करना है, जोड़ देना है और dA को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल a के बराबर। अब इस तरीके से गुजरने वाला पृष्ठ जहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र एक समान है उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, E डॉट, यानी E into A का A में गुणा कर रहा है, मतलब डॉट गुणा है, डॉट गुणा यहाँ वाले हम कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ये कहा था E और dA दोनों एक ही दिशा में, मतलब है इस कंडीशन में E और पूरा क्षेत्रफल एक ही दिशा में, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा E into। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे फ्लक्स कि अब हमें गॉस के नियम का उपयोग करना है या पहले ये तो गॉस का नियम ही हमें बताना है कि गॉस का नियम है क्या, हमें आपको इस रूप में बता दिया कि गॉस का नियम है क्या, किसी गॉस के नियम के अनुसार जो किसी तल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना आता है, इसको हमें अप्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अप्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने काम क्या किया, एक हमने आवेश लिया, यहाँ पर आवेश का सब्स्टिट्यूट है, इस आवेश से एक निश्चित दूरी r पर एक हम बिंदु सेलेक्ट कर रहे हैं कि इस बिंदु पर अगर हम इस तरीके से एक इस बिंदु से होता हुआ एक तरीके से हम एक तल की संकल्पना करेंगे और हमें ये निकालना है कि इस तल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अब हम और ये भी एक ऐसा तल हम मानेंगे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक खोखला गोला है, ये खोखले गोले के अंदर आवेश हमने केंद्र पर रख दिया और ये गोले की त्रिज्या आपकी r, ये काल्पनिक भी हो सकता है या कैसे भी आप रख सकते हैं क्योंकि हमें बस इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल की संख्या की गणना करनी है। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक पूरे पृष्ठ के कहीं पर भी एक स्मॉल सूक्ष्म भाग d के आने, क्योंकि परिभाषा के अनुसार आता है कि पाई b इंटीग्रेशन ऑफ पृष्ठीय समाकलन E डॉट dA। हम काम क्या करें, इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है इस आवेश के कारण, तो सबसे पहले हमने एक सूक्ष्म भाग dA लिया। ठीक है, अब ये हमने dA लिया तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, dA से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की जब भी हम बात करेंगे तो सूक्ष्म भाग dA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, परिभाषा के अनुसार पाई b इक्वल टू डेल्टा लेते या d पाई लेते इंटीग्रेशन ऑफ a सूक्ष्म भाग में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा E into dA या डॉट गुणा हम ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम देखेंगे कि जो है ये यहाँ पर E की दिशा क्या है,
अगर हम मान लें कि यहाँ पर अपने परीक्षण धन आवेश को रख रहे हैं, तो इस आवेश के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी? इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा में। अगर ये हमने क्षेत्रफल लिया है, क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी? इसका क्या विलंब होगा? बाहर की तरफ की दिशा दिखा है। यहाँ पे जब भी अगर आवेश को रखेंगे तो बल की तरफ लगेगा, बिल्कुल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अंदिश यानी उसी की दिशा में, यानी उस दिशा में बल लगेगा जिस दिशा में हमारा क्या होगा? डीए होगा। उसी दिशा में बल लगेगा तो उसी दिशा में हमारा क्या होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र। यानी जो ई और डीए दोनों कैसे हो जाएंगे? एक ही दिशा में हो जाएंगे। दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री। और उस कंडीशन में अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो E इंटू डीए होगा cos 0। अब cos 0 इसका मान a। तो इस समय फ्लक्स कितना हो जाएगा? छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला E इंटू डीए। अब चलिए अगर हम बात करें कि इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है E इंटू डीए के बराबर। अगर हम देखें, हमने कहा कि R जो है त्रिज्या का होता हुआ हमने एक गोले की संकल्पना की है जो खोखला, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ से दूरी सभी जगह R बराबर है, ठीक है, आवेश से दूरी बराबर है, तो इस R एक निश्चित दूरी R पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है? 1/4 into Q/में। देखिएगा किसी भी बिंदु पर अगर हम अपने परीक्षण धनावेश को रख दें तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? उस तल के अभिलंब। अब देखिए आवेश Q जो है अगर एक समान है सभी जगहों के लिए, क्योंकि Q से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बात पे डिपेंड कर रही है? दूरी, ठीक है। तो अगर दूरी सभी जगह समान है तो सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? एक समान। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और सभी कैसे होगी? सभी जगह पृष्ठ के अभिलंब होगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह एक समान होगी और पृष्ठ के अभिलंब होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अब इस पूरे पृष्ठ से इस सूक्ष्म भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ऐसे सूक्ष्म भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स इतना आ गया। इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ पर E कैसा है? E का परिमाण एक समान है, क्योंकि यहाँ पर E और DA का परिमाण रहा गया तो गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा यह आपका हो जाएगा ये पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा? पाई b = ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ a e डॉट d। E सभी जगह एक समान है, E को हमने क्या किया? बाहर कर दिया। ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ d है। इंटीग्रेशन का मतलब ये जो गोले का बाह्य पृष्ठ सभी को क्या करना है? जोड़ना है। अगर 8 त्रिज्या का गोला ले लें तो उसके बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? क्योंकि यहाँ पे डीए क्या करता है? छोटे छोटे पृष्ठों से पूरा गोला बना हुआ है, तो गोले के बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लेना है, क्योंकि डीए है क्या? सभी डीए से मिला हुआ है बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। तो ये आपका होगा E into DA का मतलब लिखेंगे तो हो जाएगा 4πr², क्योंकि गोले के बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 4πr²। E क्या है? किसी स्थान की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q कूलम आवेश के कारण, इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा? 1/4πε0 Q/r² इनटू 4πr² से 4πr² आपको कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन बचा हुआ है। तो अब ये कि इस r त्रिज्या का यहाँ पर जो है गोला है, यहाँ पर Q कूलम का आवेश परिबद्ध है, इसके कारण जो है यहाँ पर इस पूरा पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 5 और यही है आपके गॉस का। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया, स्टेटमेंट भी पूछा गया है और जो है इसका प्रूफ भी पूछा है। तो ये रहा गॉस के नियम का, ये रहा गॉस का नियम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम मान लें कि ये आवेश है, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर बोला जो है मान लिया ये पृष्ठ हमने परिबद्ध कर दिया, एक यहाँ पर पृष्ठ परिबद्ध कर दिया, एक हमने यहाँ पर पृष्ठ परिबद्ध। तो सवाल ये है कि मान लें कि ये पूछा गया कि तीनों से क्यूबी कूलम का आवेश परिबद्ध है, तीनों में से किस पृष्ठ से फ्लक्स अधिक गुजरेगा? तो आपका जवाब होगा कि अगर आप इस सूत्र पर तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर, दूसरा बाकी की दूसरी तरफ। मतलब है कि गुजरने वाला फ्लक्स दो ही बातों पर डिपेंड करेगा, नंबर एक आवेश पर और बाकी की दूसरी तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि भले हमने काम करके ये यहाँ पर दूर दूर गोला खींच दिया है, तो ना यहाँ का माध्यम हम चेंज कर रहे हैं, ना इसमें परिबद्ध आवेश, इनमें से कोई भी नहीं चेंज कर रहे हैं, ना एप्सिलॉन चेंज हुआ, ना आवेश चेंज हुआ। तो आप पृष्ठ को कहीं पर भी खींचते
सभी पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, एक समान। फ्लक्स नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि फ्लक्स यहाँ से परिबद्ध आवेश वहां के माध्यम से डिपेंड कर रहा है। दोनों में से आपने किसी को नहीं बदला, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ पे देखें कोई क्षेत्रफल आया है, नहीं आया, मतलब है कि जो है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता कि फ्लक्स कितना हो, किस बात पर डिपेंड करता है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको कुछ इससे संबंधित और चीजें मैं आपको बताऊं। आपने तो ये देखा कि आपका रहा गॉस का जो है, गॉस की जो प्रमेय है वो उनका स्टेटमेंट रहा, उनका प्रूफ रहा। ठीक है, अगर हम मान लें कि यहाँ पर हम कुछ आवेश रख रहे हैं, एक Q1 कूलाम का प्लस Q2 कूलाम का माइनस Q3 कूलाम का प्लस Q4 कूलाम का, ऐसे डॉट। तो अब यहाँ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए यहाँ मैंने कहा था गुजरने वाला फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से फाई भी किसके बराबर होगा, Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप काम क्या करेंगे, सभी आवेशों को बीजगणितीय नियम से जोड़ेंगे। जोड़ने के पश्चात जितना यहाँ पर नेट आवेश आएगा वो रखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम मान लें कि हम इसमें एक द्विध्रुव रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख रहे हैं, एक प्लस का Q होगा, यहाँ पर माइनस का Q। ये कहा कि इस द्विध्रुव को हमने एक यहाँ पर पृष्ठ से परिबद्ध कर दिया है, तो कहा पता है इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ऐसे। ठीक है, अगर इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने की बात करें कितना होना चाहिए, अब यहाँ पर हमने कहा कि जो है किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश। तो अगर नेट आवेश की बात करें तो एक प्लस का Q हो गया, माइनस का Q का T क्या हो गया, नेट आवेश। तो यहाँ पर क्या हो गया, शून्य। तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस नेट आवेश की बात करें, ठीक है। ये रहा आपका गॉस का और ये रहा आपका स्टेटमेंट, इसके बारे में ही कुछ चीजें, ठीक है। अब गॉस के नियम पर आधारित आपके आगे कुछ आपको चीजें पढ़नी है, जैसे गॉस के नियम पर आधारित, और क्योंकि ये है क्या, एक आवेश के कारण किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के कैलकुलेट करने का बिल्कुल आसान तरीका है। इस पर आधारित आपके आगे कुछ नियम है। उस नियम में ये है कि कुछ विशेष प्रकार से अगर आवेश वितरण है तो उस विशेष प्रकार के आवेश वितरण के कारण किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस चीज को हमें कैलकुलेट करेंगे गॉस के नियम की सहायता, ठीक है। अब कहिए गॉस के नियम से सहायता से उपयोग करेंगे। अच्छा चलिए एक सवाल और है कि यहाँ पर अगर हमने कहा कि यहाँ पर अंदर आवेश नेट अगर शून्य है तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई आवेश न हो तब यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा और कितना होना चाहिए। तो जब कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर नेट आवेश तब भी क्या हो जाएंगे, शून्य। नेट आवेश शून्य हो जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य, ठीक है। अब चलिए एक सवाल और है कि अगर यहाँ पर एक हम ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं यह हमारा पृष्ठ है, अगर हम अपने तब कितना फ्लक्स, यहाँ पर Q कूलाम का आवेश हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अगर ये पूछा गया कि बताइए कि यहाँ पर हमने आवेश को यहाँ पर रख दिया है, इस आवेश के कारण मतलब यहाँ पर कितना जो है फ्लक्स गुजरेगा या वैद्युत प्रवाह की संख्या कितनी होगी। तो अगर आप कूलाम का नियम लगाएंगे, सॉरी गॉस का नियम लगाएंगे तो देखेंगे कि इस पृष्ठ से परिबद्ध तो आवेश नहीं है, क्या है, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर है तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो इस समय फ्लक्स आपका शून्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे फ्लक्स शून्य होगा। देखिए हम बात कर रहे थे इस आवेश से अगर मान लें कि वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचेंगे तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं प्रैक्टिकली। अब ये कुछ रेखाएं, जो रेखा इसको इसके अंदर से गुजरेगी, यहाँ से अगर इसको परिच्छेद करती है या घेरती है तो वो रेखा इधर से भी भेद कर बाहर निकलेगी, यानी संख्या में जितनी रेखा इधर से इसको भेद कर अंदर जाएगी उतनी ही संख्या में रेखा यहाँ से क्या होगी, बाहर। जितनी रेखा इसको छेद कर अंदर घुसेगी उतनी ही यहाँ से बाहर होगी। ऐसा नहीं ये संख्या में यहाँ अधिक छेद कर घुसेगी और कम यहाँ से बाहर निकलेगी, कम यहाँ से छेद कर घुसेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली अगर प्रकाश को लेकर अगर आप देखना चाहें कि बॉल और गेंद यहाँ से लाइटिंग जा रहे हैं तो जितना प्रकाश के जो लाइनों में प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता है तो जितने प्रकाश की लाइनें यहाँ पर पड़ेगी आप उतने ही यहाँ पर अंधेरा आपको दिखेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं संख्या में जितनी यहाँ प्रवेश करेगी उतना ही तो यहाँ पर निकलेगी। बात करें कि इससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स के लिए क्या है, जितनी अगर मान लें घुसने वाले को फ्लक्स में निकलने वाले को ऋण में कर देंगी, जितना प्लस में वैद्युत बल रेखाएं घुसेगी उतना ही यहाँ से क्या होगी, बाहर होगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा,
ठीक है। और आप गॉस के नियम के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई आदेश नहीं है, तो यहाँ से गुजरने वाला नेट प्लस क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आपको विशेष प्रकार से आवेश वितरण के कारण जो होगा, गॉस का नियम हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अब हमें देखना है विशेष प्रकार से आवेश वितरण जो होते हैं, वो आवेश वितरण 3 प्रकार से आपके सिलेबस में है। उन तीनों प्रकार से अगर आवेश वितरण थे तो उनके कारण किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, यही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, किसी कारण नहीं। तो पहले हम ये जान लें कि अगर जो है आवेश हैं तो कितने प्रकार से वितरित जो होंगे जो आपके लेवल पे। देखिए आवेश वितरण जो होगा हो सकता है कि देखिए, और इससे पहले जो हमने आवेश वितरण था वो हमने पढ़ा है विविध आवेश वितरण के बारे में। विविध का मतलब ये होता है कि अगर आवेश अलग 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 कहीं पर भी रख दिए, विविध अलग अलग आवेश हैं, तो उनके कारण जो होगा, जो वैद्युत क्षेत्र या जो भी आपका उत्पन्न होगा, जो उनके बीच में जो भी वैद्युत पर्याय है, इसके बारे में पढ़ा। अब हमें ये जानना है कि अगर कहीं पर आवेश संतत रूप से वितरण, संतत का क्या मतलब, लगातार संतत रूप से वितरण है, तो उसके कारण जो होगा कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, कैसा वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें देना है जो आवेशों का वितरण हो वो संतत आवेश वितरण। अब तक तो हमने विविध पढ़ा है, संतत आवेश वितरण। ठीक है, आवेश वितरण के आधार पर जो होगा किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र को हमें कैलकुलेट करना है, गॉस का नियम का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि इस आवेशों का वितरण जो है हम कैसे दे सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है विविध आवेश वितरण के बारे में, अब हम पढ़ेंगे संतत आवेश वितरण। ये संतत आवेश वितरण आप कितने प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1 आपका देख सकते हैं वन डायमेंशनल या एक विमीय रूप में, एक विमीय रूप में आवेश वितरण हो सकते हैं, दूसरा द्विविमीय रूप में, और नंबर तीसरा त्रिविमीय रूप में। एक विमीय रूप में जो आवेश वितरण होता है उसको हम ऐसे देख सकते हैं। एक विमीय का जो मतलब होता है केवल एक लाइन पर, एक रेखा, क्योंकि ऐसे कर सकते हैं कि आपकी जो 3 डायमेंशनल अगर आप लाइन खींचते एक ही दिशा में चलेंगे तो वो आपकी एक विमीय कहलाएगी, या तो इधर की तरफ इधर की तरफ इधर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर कहीं पर आवेश वितरण अगर आपको सीधी रेखा में लाइनों के रूप में हो, जैसे एक छड़ है, पत्ती रोड है, उस पर अगर आवेश अगर एक समान रूप से वितरण है तो कहेंगे एक विमीय आवेश वितरण। ठीक है, या कह सकते हैं कि आवेश वितरण किस रूप में हो, रेखा से, उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है द्विविमीय। द्विविमीय का क्या मतलब कि आवेश वितरण दो विमा में, दो विमा का मतलब आप समझ सकते हैं या तो एक्स वाई या तो वाई जेड, या तो मतलब दो विमा, और दो विमा में जब भी आवेश वितरण होगा तो कैसा मिलेगा आपको, तल मिलेगा। तल का क्या मतलब, क्षेत्रफल के रूप में, पतली, जैसे पतली सीट के रूप में कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसे हम बोल सकते हैं द्विविमीय। ठीक है, द्विविमीय हम बोल सकते हैं। चलिए हम द्विविमीय बोल सकते हैं इसको। और द्विविमीय जब आई तो हमने देखा कि तल के रूप में वितरित है, तल के रूप में वितरित, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आवेश जो है क्षेत्रफल के रूप में वितरित है, इसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय, क्षेत्रीय नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और नंबर तीसरा प्रकार से जो आपको पढ़ना है आवेश कैसे वितरित हो सकते हैं, त्रिविमीय। त्रिविमीय का क्या मतलब, किसी आयतन के रूप में, जैसे मान लिया कि कोई गोला है, ठोस गोला है, या तो फिर कोई ठोस क्यूबॉइड, मतलब किसी ऐसे कि जिसका आयतन हो और पूरे आयतन में एक समान रूप से आवेश वितरित हो, तो ऐसे को त्रिविमीय आवेश वितरण करते हैं, और इसे बोलते हैं आयतनात्मक आवेश वितरण या आयतन आवेश वितरण। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें एक एक करके, देखिए अगर हम करें कि आवेश वितरण एक विमीय है और एक समान रूप से वितरित है, तो मान लीजिए छड़ या रॉड है, ठीक है, तो ये एक समान रूप से अगर ये आवेशित है, तो अगर हम इसके आवेश घनत्व की बात करें तो लाइन के रूप में है, इस छड़ की लंबाई अगर जो रेडियल है,
तो इस पर जो आवेशों का घनत्व होगा, आवेश वितरण का घनत्व, ये सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल में बात करेंगे। तो अगर इस डेल्टा एल में एक समान रूप से वितरित है तो ये dq आवेश है, तो इसके जो आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लैम्डा से, जिसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसे बोलते हैं आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को लिखते हैं लैम्डा से, और इसे लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू आपका होगा dq अपान में d। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा q अपान में डेल्टा, और इसका मात्रक होता है कूलम प्रति। ठीक है, और दूसरे प्रकार से अगर कहीं पर आवेश अगर पृष्ठीय रूप में वितरित है, पृष्ठीय का क्या मतलब, किसी तल पर एक समान रूप से वितरित है, अगर इस पर एक सूक्ष्म भाग जो है हम ds में, तो यहाँ पर भी आवेश एक समान वितरित है, तो यहाँ के आवेश घनत्व को हम लिखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और सिग्मा बराबर क्या होगा डेल्टा q अपान में डेल्टा e या डेल्टा ds, यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा, और इसका मतलब होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सेकंड, तीसरे प्रकार से जो है आवेश वितरण आयतन के रूप में है, यानी किसी एक निश्चित आयतन में आवेश वितरित है। एक आपका आयतन dv ले लिया जाए,